आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट कैसे होते हैं। जो आपके सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मीन्स जो आप डेटा लिखते हैं, जो स्टोर करते हैं, वो किसी न किसी इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, देन दे विल एक्सिक्यूट इन सीपीयू. So basically we have the several kinds of the instructions format. हमारे पास different तरीके के instruction format हैं and these instruction format vary and these depend on the addresses. वेरी करती है इनकी लेंथ, तो वो एड्रेसेस पर डिपेंड होती है कि एड्रेसेस के अकॉर्डिंग इनकी लेंथ वेरी करती है आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके सिस्टम में लिखे हुए. तो जो एड्रेसेस हैं आपके पास, ये एड्रेसेस बेसिकली जो है वो पूरे पूरे डिपेंड हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रजिस्टर्स. जो आपके सीपीयू में रजिस्टर्स हैं उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. जो आपके सीपीयूज होते हैं, ये सीपीयूज हमारे थ्री कोई ना कोई तीनों में से एक तरीके के रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है. ओके, द फर्स्ट वन इज सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. तो तीन में से किसी एक को हम फॉलो करेंगे. जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एड एक्स एसी इक्वल टू AC प्लस MX. तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, आगे जब एक्सप्लेन करेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स. सो जो आपके एड्रेस फॉर्मेट हैं, इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस फॉर्मेट जो होगा कि इंस्ट्रक्शंस किस एड्रेस के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ये आपके सीपीयू के जो रजिस्टर का ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करेगा. जैसे अभी हमने बात की थी इन तीनों में से किसी एक का. तो हम आते हैं फर्स्ट वन पर, ये है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड है आपके पास जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड है आपके पास स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. जो स्टैक हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. मेमोरी में या रजिस्टर में जो आप स्टैक्स बनाते हैं रजिस्टर्स को कलेक्ट करके, तो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. मेमोरी बनाते हैं तो मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. यहाँ रजिस्टर की बात हो रही है तो रजिस्टर का स्टैक ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ चुके हैं. फिर है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आप पढ़ चुके हैं. जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव 7 general purpose registers and we have 2 different multiplexers to select the data from any one of the register, as you know. एंड जो आपके पास फर्स्ट है इसको आपको नहीं पता, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. दिस इज सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन. सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन मींस है कि आपके जो सीपीयू में वो केवल एक एक्यूमुलेटर है, जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं है एंड आपके स्टैक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. तो एक जो आपके पास सिंगल केवल एक रजिस्टर है, उसी रजिस्टर में सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं. देर ना करते हुए हम यहाँ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर. हमारा एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस बी. अब इसको कैसे हम इंस्ट्रक्शंस में लिखेंगे. जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमने कहा था वो इंस्ट्रक्शंस एड्रेस पे डिपेंड करते हैं और एड्रेस डिपेंड किस पे करता है, रजिस्टर के ऑर्गेनाइजेशन पर. पहले बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे जो लिखा था वहां पर पिछली स्लाइड में, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. जनरल रजिस्टर क्या है आपके पास कि रजिस्टर्स को आपने जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसमें कैसे ही एग्जीक्यूट होते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस. तो जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस आपके पास जो एग्जीक्यूट होते हैं वो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होते हैं. चलिए एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. तो a प्लस बी को आपको सम करना है, सी प्लस डी का सम करना है, दोनों का रिजल्टेंट का मल्टीप्लाई करना है और जो फाइनल रिजल्ट है उसको आपको स्टोर करना है मेमोरी के x लोकेशन पर. तो यहाँ लोकेशंस हैं, 5 लोकेशंस हैं, a लोकेशन, b लोकेशन, c, d एंड x लोकेशन. तो हर लोकेशन का मेमोरी में एक डेटा उठाना है और उसको ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है. तो 3 एड्रेस में कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं. लिखा है ऐड R1 A और B. R1 जनरल पर्पस रजिस्टर है, आपको पता है. A मेमोरी का A एड्रेस है, B मेमोरी में B एड्रेस है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, A एड्रेस और B एड्रेस पे जो डेटा गिवन है उस डेटा का सम करके आपको R1 में स्टोर कराना है. इस टाइप से, इससे और क्लियर होगा. मेमोरी एड्रेस A, MA मींस मेमोरी एड्रेस A, MB मींस मेमोरी एड्रेस B. तो मेमोरी एड्रेस A और B का डेटा सम किया, रिजल्टेंट को स्टोर कर दिया R1 में. नेक्स्ट है ऐड R2 CD. मेमोरी एड्रेस जो आपके पास C है, मेमोरी एड्रेस D है, उसके डेटा का सम किया और स्टोर कर दिया R2 में. तो R2 CD का मतलब ये. फिर फाइनल रिजल्ट को x में आपको स्टोर करना है, आपने कहा मल्टीप्लाई x R1 R2
तो इसका सिंपल सीधा सीधा मतलब है एम एक्स इक्वल टू आर वन इंटू आर टू, मीन आर वन आर टू के डेटा का मल्टीप्लाई किया और रिजल्टेंट को मेमोरी के एक्स एड्रेस पर रख दिया, पूरा का पूरा पूरा रिजल्टेंट। तो ये इस टाइप से थ्री एड्रेस हैं। देखो अगर पहली लाइन में आप देखें तो आर वन एक एड्रेस है, एक ए एड्रेस है, एक बी एड्रेस है। तो यहाँ थ्री एड्रेस की बात कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन है वो थ्री एड्रेस है। ये समझाने के लिए आपको केवल है, ये कुछ नहीं, ये पार्ट नहीं है थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन का पार्ट यही है, ऐड आर वन ए और बी, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा हुआ है ऐड मल्टीप्लाई, ये असेंबली लैंग्वेज में हम ऑपरेशंस को लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसको आगे डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। टू एड्रेस की अगर बात हो तो केवल दो ही एड्रेस लेने पड़ेंगे आपको। यहाँ जैसे थ्री आर वन ए बी लिए थे तो यहाँ पर दो एड्रेस लेने पड़ेंगे। टू एड्रेस से सेम इंस्ट्रक्शन को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे देख लेते हैं। लिखा मूव आर वन ए, तो इसका सिंपल मतलब है कि जो ए मेमोरी एड्रेस पे डेटा है उसको मूव करके आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, आर वन में। सीधा आर वन के अंदर आपने ट्रांसफर कर चुके हैं वहां से पूरा डेटा। नेक्स्ट ऐड आर वन ए, ऐड आर वन ए आर वन बी, सॉरी ऐड आर वन बी। आर वन बी का मतलब है बी के मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा था उसको आर वन में जो डेटा पहले से मौजूद है उस डेटा के साथ में आपने क्या किया, सम किया और रिजल्टेंट को स्टोर कर दिया आर वन में। क्लियर है? तो आर वन में अब क्या चुका है, ए और बी का सम। फिर आपने सेम काम सी और डी डेटा के लिए आर टू रजिस्टर पे किया। आपने लिखा मूव आर टू सी, मीन सी का डेटा आर टू में पहले मूव कराया। फिर लिखा ऐड आर टू डी, इसका मतलब है मेमोरी एड्रेस डी का डेटा आर टू में जो पहले से डेटा है मीन सी का डेटा उसके साथ में ऐड किया, रिजल्टेंट को आर टू में स्टोर करा दिया। फिर लिखा आपने मल्टीप्लाई आर वन आर टू, आर वन आर टू की मल्टीप्लाई करी और रिजल्टेंट को आर वन में स्टोर करा दिया। फिर लिखा मूव एक्स आर वन, इसका मतलब है कि आपने क्या किया, आर वन का डेटा अपनी मेमोरी लोकेशन एक्स पर मूव करा दिया है, तो वहां पर ये डेटा स्टोर हो गया। तो इस तरीके से ये टू एड्रेस पे हम काम करते हैं। जैसे पहली लाइन पर जाए एम आर वन ए, तो ये टू एड्रेस, एक एड्रेस आर वन एक ए, ये कुछ नहीं है, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द टू एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। ओके, अब हम आते हैं वन एड्रेस पर। वन एड्रेस जो है वो एक्यूमुलेटर होता है, केवल एक एक्यूमुलेटर है, मींस एक ही एड्रेस है आपके पास, वो है एक्यूमुलेटर। तो सारा काम एक्यूमुलेटर में होता है। बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि एक एड्रेस है, दैट इज एक्यूमुलेटर। क्लियर है? तो यहाँ भी एक ही एड्रेस जैसे लिखा है आपको, देखो ए बी टी सी डी टी एक्स, तो ये क्या है, वन एड्रेसेस हैं। ये आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं। लिखा लोड ए, लोड ए मीन से ए का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ले आइए। एसी से एक्यूमुलेटर को डिनोट करते हैं, एसी से एक्यूमुलेटर को डिनोट किया, नाम है उस रजिस्टर का, जैसे R1 R2 नेम है ऐसे एक्यूमुलेटर का नेम है एसी। तो मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा था उसको एक्यूमुलेटर में आपने लोड कर दिया। नेक्स्ट टाइम लिखा आपने ऐड बी, ऐड बी मींस है एक्यूमुलेटर में जो पहले से डेटा है उसमें मेमोरी एड्रेस बी का डेटा आपने ऐड किया और रिजल्टेंट को अगेन एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करा दिया। तो एक्यूमुलेटर में आपके पास क्या चुका है, ए बी का डेटा, एड्रेस एक ही है। दूसरा अगर डेटा आप एक्यूमुलेटर में डालेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर ओवरराइड कर जाएगा, तो इस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा आपने। तो आपने लिखा स्टोर टी, तो टी कोई टेम्परेरी लोकेशन है मेमोरी में, ये लोकेशन आपको दी नहीं थी बट आपने एक मेमोरी में लोकेशन देखी टेम्परेरी कोई भी लोकेशन, उस लोकेशन पर आपने स्टोर करा दिया एक्यूमुलेटर का डेटा, आपने कहा स्टोर टी। तो इसका मतलब हुआ कि एक्यूमुलेटर का जो डेटा है एसी एक्यूमुलेटर का डेटा ये स्टोर हो चुका है मेमोरी के टी लोकेशन पर कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर। अब एक्यूमुलेटर में आपके पास कोई भी ओवरराइट करने डेटा तो ये टी लोकेशन पर डेटा पहले का सेव रहेगा। क्या डेटा पहला, ए और बी की लोकेशन का सम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा लोड सी, लोड सी का मतलब है मेमोरी एड्रेस सी का डेटा एक्यूमुलेटर में लोड हो जाना। फिर लिखा ऐड डी, ऐड डी का मतलब अब जो एक्यूमुलेटर में डेटा है मींस सी का डेटा और मेमोरी एड्रेस डी का डेटा, इन दोनों का सम किया और आपने रिजल्टेंट को स्टोर कर दिया एक्यूमुलेटर में, स्टोर हो गया। अब एक्यूमुलेटर में क्या है आपके पास, एक्यूमुलेटर में है आपके पास सी और डी का सम। ए प्लस बी का सम कहाँ पर है आपके पास, टी लोकेशन पर, याद करिए। तो टी लोकेशन के साथ में डेटा का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी का जो डेटा है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी सी डी के प्लस के साथ में, बिल्कुल। तो यही लिखा मल्टीप्लाई टी, तो इसका मतलब है मेमोरी एड्रेस टी पर जो डेटा, कौन सा डेटा था, ए प्लस बी पड़ा हुआ था, इसका आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, एक्यूमुलेटर के साथ। जो एक्यूमुलेटर डेटा है, एक्यूमुलेटर डेटा क्या है, सी और डी का सम, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्टेंट को कहाँ स्टोर करा दिया, अगेन एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में अब रिजल्टेंट आ गया, इसको स्टोर कहाँ कराना है आपको, एक्स पर, क्योंकि आपके पास इंस्ट्रक्शन है एक्स इज इक्वल टू, तो बाद में एक्स लोकेशन पर आपको डालना है। तो आपने लिखा स्टोर एक्स एम एक्स, देन तो इसका मतलब है कि एम एक्स पे मींस मेमोरी एड्रेस एक्स पर एक्यूमुलेटर का डेटा आपके पास स्टोर हो गया। क्लियर है? तो ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की। जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली आपके पास वो क्या है,
वो है आपके पास जीरो एड्रेस। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जीरो एड्रेस है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पोस्ट फिक्स नोटेशंस पर काम करता है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि पोस्ट फिक्स नोटेशंस क्या होते हैं। पोलिश नोटेशंस को स्टैक से कैसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं ये आपको दिखाया था वहां पर। तो एक ऑपरेशन होता था आपके पास में पुश ऑपरेशन और एक ऑपरेशन होता था आपके पास पॉप ऑपरेशन। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशन की हेल्प से आपने किया था, बट इनपुट को पहले आपने किस में कन्वर्ट किया था, पोस्टफिक्स में। सेम काम यहाँ करना पड़ेगा। जो इनपुट नोटेशंस हैं आपके पास, इनपुट जो दिया हुआ x इज इक्वल टू इनपुट दिया हुआ a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो इस इनपुट को ये इनफिक्स में गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पोस्टफिक्स में। पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, जो ऑपरेशंस आपके पास ब्रैकेट में लिखे पहले एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले क्या होगा, a और b का सम। तो पोस्टफिक्स में हम लिखेंगे a b, देन उसके आगे प्लस। उसके बाद क्या होगा, c और d का सम। तो हम क्या लिखेंगे, c और d उसके आगे प्लस। अब जो ये रिजल्टेंट आ गया और जो ये रिजल्ट आ गया, इन दोनों का क्या करना है बीच में, मल्टीप्लाई। तो ऐसे लिखेंगे आप x इक्वल टू, फर्स्ट को पहले एग्जीक्यूट करते हैं, b a और b देन प्लस। पहला काम खत्म हुआ स्टार के साथ में। अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे तो हम चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। c प्लस डी, नेक्स्ट टाइम पर आपके पास क्या करेंगे आप, c और d को रिजॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी डी प्लस पोस्टफिक्स में। अब ए बी का सम हो चुका है और सी डी का सम हो चुका है, फिर क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस सी डी प्लस देन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट का मल्टीप्लाई। तो ये बन गया आपके पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को आप किससे करेंगे, जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है आपके रजिस्टर्स का, उससे आप इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लेंगे। वही आपके पास जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें कोई एड्रेसेस नहीं है, डायरेक्ट स्टैक पर ही आपको काम करना है। जो गिवन है स्टैक आपके पास पूरा, स्टैक पे काम कैसे होता है, दो ऑपरेशन पुश एंड पॉप मैंने बताए थे पिछले जो हम लेक्चर्स में हमने स्टैक पढ़ा था। वहां स्टैक पॉइंटर होता था एसपी, उसी पॉइंटर्स को यहाँ केवल रिप्लेस कर दिया, टीओएस लिख दिया, टॉस। तो स्टैक के टॉप पर जो है बेसिकली टॉप पर एलिमेंट, जिसको टॉप एलिमेंट को हम पॉइंट करेंगे, वो एलिमेंट आपके पास टीओएस पॉइंटर से पॉइंट हो जाएगा, जबकि पहले आपके पास वो एसपी पॉइंटर से पॉइंट किया जाता था। क्लियर, तो वहीं हम चलते हैं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को, पोस्टफिक्स को रीड करना है। जो पोस्टफिक्स में बन गया x इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार। सबसे पहले ए आपने रीड किया, तो आपने क्या किया, पुश ए को पुश कर दिया स्टैक के अंदर। तो स्टैक के बॉटम पर ए आ गया आपके पास। तो टॉप किसको यहाँ पर डिनोट करेगा, किसको, ए को। फिर बी आपने रीड किया, अगला वेरिएबल, तो आपने लिखा एक्स बी रीड किया आपने यहाँ पर। तो जैसे बी रीड किया तो बी को भी पुश कर दिया आपने, बी को पुश कर दिया तो बी पुश हो गया स्टैक में। अब स्टैक के अंदर दो एलिमेंट हो गए, तो एक बॉटम पर आपके पास ए और उसके ऊपर बी। तो अब बी को रिप्रेजेंट करेगा ये टॉप, जो टॉप पर बी होगा टॉस बेसिकली। इसके बाद में आपने रीड किया प्लस। जैसे ही पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, कोई भी आपके पास ऑपरेटर आता है तो स्टैक के टॉप पर जो दोनों एलिमेंट होते हैं वो पॉप होते हैं, दोनों के बीच में उस ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट आ जाता है उस रिजल्ट को दोबारा हम कहाँ डाल देते हैं, स्टैक में। तो स्टैक का टॉप अप किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के सम को। तो ऐड ऑपरेशन लगा, तो ऐड में क्या हुआ, टॉप ने रिप्रेजेंट किया a प्लस बी को। ये पिछले लेक्चर से समझ में क्लियर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिर रीड किया आपने सी को, तो स्टैक में अब एक ही एलिमेंट है, और स्टैक में वो एलिमेंट क्या है, ए और बी का सम। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया, तो ये एलिमेंट उसके ऊपर इंसर्ट हो गया पॉप ऑपरेशन में, तो टॉप पर अब सी आ गया। फिर रीड किया आपने डी, तो टॉप पर आपके डी पुश हो गया। क्लियर, अब आपके पास स्टैक में तीन एलिमेंट है, एक तो ए बी का सम है, उसके ऊपर आपके पास सी है, और उससे भी आपके पास जो टॉप पर है वो डी है। अब आपको मिला प्लस। जैसे ही प्लस ऑपरेशन मिलेगा तो टॉप टू आपके पास पॉप होंगे। तो टॉप टू क्या होंगे, ये दोनों सी और डी। तो सी और डी पॉप हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में प्लस ऑपरेशन लगेगा, और इसको वापस हम स्टैक में रख देंगे। तो ऐड, जैसे ही ऐड आया तो क्या हुआ, ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब टॉप ने रिप्रेजेंट किया सी प्लस डी को। अब आपके पास स्टैक में दो ही एलिमेंट है, टॉप पर है सी प्लस डी, मतलब इसका पूरा रिजल्टेंट, और उसके नेक्स्ट जो उसके नीचे जो एलिमेंट है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसके, वो क्या है, ए प्लस बी का सम वहां रखा हुआ है। अब आपने अगला फिर एक आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटर मिल गया। वो ऑपरेटर क्या आपके पास, मल्टीप्लाई।
फिर टॉप टू को हम निकालेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और रिजल्टेंट को दोबारा स्टोर कर देंगे हम स्टैक के अंदर। तो सेम काम किया, सी प्लस डी निकला, ए प्लस बी निकला, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हुई और स्टैक में रख दिया, तो टॉप ने इस पूरे रिजल्टेंट को पॉइंट किया। ठीक है, अब आपको एक्स में स्टोर कराना है, लास्ट में डेटा एक्स पे, मेमोरी के एक्स एड्रेस पे कराना है, तो आपने कहा पॉप एक्स, पॉप एक्स पुश एंड पॉप, दो ही ऑपरेशन आपको पता है। पॉप का मतलब यहाँ से सीधा डेटा निकला और कहाँ पहुंच गया, ये मेमोरी के एक्स एड्रेस पर। तो टॉस किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप मेमोरी के एक्स एड्रेस पर डेटा ये ट्रांसफर हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास ये सारे के सारे यहाँ अप्लाई हो गए रजिस्टर, जनरल रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस जो 2 और 3 एड्रेसेस में थे, एक्यूमुलेटर जो 1 एड्रेस में था, और स्टैक जो 0 एड्रेस में था। एड्रेसिंग मोड इस टाइप से हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है हमारी। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और तरीके का इंस्ट्रक्शन है जिससे हम बोलते हैं RISC। यह रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अभी तक हमने कहा था जो कंप्यूटर है आपका, उसके अंदर जो रजिस्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी 3 में से एक तरीके का होगा। पहला हमने बात की थी एक्यूमुलेटर बेस्ड है, दूसरा कहा था कि जनरल रजिस्टर बेस्ड है, और जो थर्ड वन था दिस इज स्टैक बेस्ड, यही बात की थी। अब एक चौथी चीज और है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास वो रिड्यूस भी होते हैं कंप्यूटर्स में। रिड्यूस भी मतलब यही जनरल पर्पज रजिस्टर्स में ही होते हैं, बट ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट है। तो RISC है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस का जो सेट है वो रिड्यूस्ड है। सेम एग्जांपल को अगर करें तो इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें क्या है, जो आपके पास रजिस्टर है उस रजिस्टर में 2 या फिर 3 जो आपके पास मेमोरी एड्रेसेस हैं, जो अभी जनरल पर्पज रजिस्टर में हमने पढ़े थे, 2 एड्रेस या फिर 3 एड्रेस, 2 या 3 को कंबाइन करके ये बनाया गया है ताकि आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिड्यूस हो जाएं और आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें, और जनरल रजिस्टर्स का यूज भी हो जाए। क्योंकि रजिस्टर आपके पास सारे फ्री हैं। रजिस्टर आपने पढ़े थे कि R1 से लेकर R7 तक आपके पास रजिस्टर्स हैं, तो रजिस्टर्स का यूज करें और आपको और क्लियर हो जाए। तो इसको हमने क्या बना दिया है, इसलिए इसका नेम दिया है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सेम एग्जांपल है यहाँ डिस्कस करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये आपके पास है। तो अब देखो यहाँ 4 रजिस्टर लिए R1 R2 R3 R4, रजिस्टर R7 आपके पास अवेलेबल है। पहले लिखा लोड R1, तो ये 2 एड्रेस हुआ, एक R1 और एक A। R1 A दो ही एड्रेस हैं, तो मेमोरी एड्रेस A का डेटा R1 में ट्रांसफर कर दिया। फिर लिखा लोड R2B, मतलब B का डेटा R2 में। फिर लिखा लोड R3C, C का डेटा R3 में। फिर लिखा लोड R4D, D का डेटा R4 में स्टोर कर दिया। अब 4 रजिस्टर के अंदर डेटा आपके पास आ गया, मेमोरी लोकेशन से कोई मतलब नहीं है। अब आपने लिखा ऐड 3 एड्रेस यहाँ ले लिया, ऐड R1 R1 R2, तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 R2 का डेटा ऐड होगा और रिजल्टेंट R1 में आ जाएगा। इस साइड से R1 R2 ऐड हुआ, रिजल्टेंट आ गया आपके पास R1 में। नेक्स्ट लिखा आपने ऐड R3 R3 R4, बेसिकली R4 है, R2 यहाँ गलत है लिखा हुआ, R3 R4, तो R3 R4 का जो डेटा है वो ऐड होकर आपके पास कहाँ गया, R3 में। इस टाइप से R3 इज इक्वल टू R3 R4, क्लियर है। इसका से आपने लिखा मल्टीप्लाई, अब आपको पता है R3 में डेटा है और R1 में डेटा है, तो आपने लिखा मल्टीप्लाई R1 R3 का मतलब है R1 में जो डेटा है R3 में जो डेटा है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी और रिजल्टेंट स्टोर हो जाएगा R1 में। अब R1 के पास रिजल्टेंट है, उसको कहाँ डालना है आपको, मेमोरी के एक्स एड्रेस पर आपको स्टोर कराना है। तो आपने लिखा स्टोर x R1, तो R1 का डेटा स्टोर हो गया मेमोरी के एक्स एड्रेस पर। तो ये वो हमारा इंस्ट्रक्शन कौन सा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ताकि इंस्ट्रक्शंस को उस इजी भाषा में बना दे कि आपको समझ में आ जाए। बट ये रजिस्टर का ही है, जनरल रजिस्टर ही है, जो 2 और 3 दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। क्लियर है। इस लेक्चर में इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे दूसरी चीजें हम कवर करेंगे।